हेलो दोस्तों। तो जो ये मार्केट का अभी करंट समय चल रहा है, इसमें अच्छे अच्छे स्टॉक्स की पिटाई हो रही है। जो जो अच्छी अर्निंग दे रही है ऐसी कंपनियों की भी पिटाई हो रही है, और जो बुरी अर्निंग दे रहे हैं उनकी तो पिटाई होनी भी चाहिए, और वो तो बहुत भयंकर रूप से उनकी पिटाई हो रही है। तो इस जो स्टॉक्स का फॉल चल रहा है, ऐसे फॉल में आपको ऐसे स्टॉक्स जिनका फ्यूचर काफी सेफ है, काफी सिक्योर है, और ये फ्यूचर में शेयर होल्डर्स के लिए काफी पैसा बना सकती हैं, और पास्ट में इन्होंने काफी पैसा बनाया भी है। ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो अपने टॉप से काफी नीचे मिल रही हैं, तो ऐसी कंपनियों के ऊपर हमारा फोकस रहना चाहिए। और ऐसी ही एक कंपनी है बीएससी लिमिटेड, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बीएससी लिमिटेड का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल सा है। बीएससी लिमिटेड बेसिकली क्या है? ये स्टॉक एक्सचेंज है जो कि दलाल स्ट्रीट मुंबई में है एंड लोकेटेड है। एंड अगर आप देखें तो बेसिकली बीएससी का जो बिजनेस मॉडल है बहुत सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। ये स्टॉक एक्सचेंज है जो कि आपको ट्रेडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इक्विटी में, करेंसी में, डेट इंस्ट्रूमेंट में, डेरिवेटिव्स में, और म्यूचुअल फंड्स में। और म्यूचुअल फंड्स को भी अपने प्लेटफॉर्म से बेचते हैं ये लोग। एंड अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें तो कंपनी एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो 1875 में स्टैब्लिश हुआ था। एंड बाकी सारे स्टॉक एक्सचेंज जो एशिया में जो कंट्रीज है वो सब इसके बाद ही उनका इनकॉर्पोरेशन हुआ, इनकॉर्पोरेटेड हुई है। और दोस्तों अगर आप देखें तो बीएससी जैसी कंपनियां जिन्होंने पास्ट में काफी पैसा इन्वेस्टर्स के लिए बनाया है, वो आगे भी काफी पैसा इन्वेस्टर्स के लिए बना सकती हैं। क्योंकि अगर आप एक डाटा, जो ग्लोबल डाटा भी अगर आप देखें तो इंडिया में लगभग 5 to 6% लोगों के पास ही डीमेट अकाउंट है। और अगर आप ग्लोबली देखें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है, यूएसए जैसी जो नेशंस है, उनमें तो लगभग 50% के से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, या ट्रेडिंग में इन्वेस्टेड है, या ट्रेडिंग करते हैं। एंड अगर आप एक ग्लोबल ओवरऑल एवरेज डाटा भी निकालते हैं तो लगभग 20% के आसपास ग्लोबली जो कंट्रीज हैं उनमें 20% लोगों के पास डीमेट अकाउंट है, और इंडिया में भी केवल 5-6% लोगों के पास डीमेट अकाउंट है। तो फ्यूचर में भी हमको काफी अच्छा इनका स्कोप दिखाई देता है। लेकिन वही है, प्रॉब्लम भी है उसमें कुछ कि इंडिया में जो आपका पर हेड इनकम है वो काफी कम है। तो वो जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक लोगों का पार्टिसिपेशन भी स्टॉक मार्केट में उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं होगा जितनी तेजी से हमको लगता है। तो वो एक रेड फ्लैग आप मान सकते हैं। लेकिन वो अगर बढ़ता रहेगा तो आप देखेंगे कि हमारे देश में बीएससी जैसी कंपनियां भी ग्रो करती रहेंगी। चलिए इनके बिजनेस को थोड़ा डीप में समझते हैं, देखते हैं कि और इनका जो फाइनेंशियल्स कैसे हैं, प्लस इनके बिजनेस मॉडल में और डीप में हमको क्या समझ मिलती है। तो दोस्तों अगर आप इस पीपीटी में देखेंगे तो सबसे पहले हम बीएससी के बारे में समझेंगे, देन हम इनका बिजनेस मॉडल देखेंगे, उसके बाद हम इनके जो की ग्रोथ ड्राइवर्स हैं वो देखेंगे, एंड लास्ट में हम इनके जो फाइनेंशियल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप बीएससी पर जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनका अगर टोटल मार्केट कैप आप देखते हैं तो लगभग 5.27 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर है। एंड अगर आप इनके पास टोटल रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स देखते हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर, तो वो 223 मिलियन से ज़्यादा है। एंड अगर आप इनका इक्विटी कैश एडीटीवी देखते हैं तो वो लगभग आपको 75,837 मिलियन रुपीज़ के आसपास है। एंड जो इनका इक्विटी डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट सिंगल डे टर्नओवर है वो लगभग 723 ट्रिलियन रुपीज़ है। एंड अगर आप इनका इक्विटी डेरिवेटिव का जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ट्रेडेड अगर देखेंगे तो 11.41 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने अब तक ट्रेड किए हैं। एंड अगर आप इनका इक्विटी डेरिवेटिव का जो एवरेज डेली टर्नओवर है वो देखें तो 148 ट्रिलियन रुपीज़ है। एंड इनके पास टोटल 48 म्यूचुअल फंड्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, मतलब म्यूचुअल फंड्स कंपनीज है जो टोटल 48 म्यूचुअल फंड्स कंपनीज है जो इनके पास रजिस्टर्ड हैं। एंड इनके पास जो टोटल फंड्स मोबिलाइज्ड हैं वो लगभग 15.21 ट्रिलियन रुपीज़ के हैं। एंड अगर आप इनका टोटल रीच देखें तो वो इंडिया के लगभग 721 सिटीज़ में इनकी रीच है। एंड अगर आप इनके पास टोटल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर देखते हैं तो वो 81,805 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इनके पास हैं। एंड अगर आप इनके पास टोटल म्यूचुअल फंड ऑर्डर देखते हैं तो वो लगभग 383.9 मिलियन है। एंड अगर आप इनके पास टोटल म्यूचुअल फंड का ऑर्डर वैल्यू देखते हैं तो 5.32 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास है। इनके पास लगभग 1256 मेंबर्स रजिस्टर्ड हैं। एंड इसके अलावा इनका जो कंसोलिडेटेड ईपीएस है हाफ ईयरली FY26 में वो लगभग 26.36 रुपीज़ के आसपास है। एंड अगर आप इनका कंसोलिडेटेड नेटवर्क देखते हैं हाफ ईयर FY26 में तो वो लगभग 52,108 मिलियन रुपीज़ के आसपास है। एंड अगर आप इनका टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखते हैं हाफ ईयर FY26 में तो वो लगभग 21,840 मिलियन है। एंड अगर आप इनका कंसोलिडेटेड इबिट्टा देखते हैं हाफ ईयर FY26 में तो वो लगभग 10,833 मिलियन है। एंड अगर आप इनका टोटल मार्जिन देखते हैं, कंसोलिडेटेड मार्जिन देखते हैं हाफ ईयर FY26 में तो लगभग 50% है।
तो दोस्तों अब आइए इनके बिजनेस के बारे में हम समझते हैं। तो इनका बिजनेस काफ़ी वास्ट है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इनका। इनके पास अगर आप देखें तो इक्विटी है, डेट है, इक्विटी डेरिवेटिव्स है, करेंसी डेरिवेटिव्स का जो ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग होता है वो भी ये करते हैं। इसके अलावा आपके जो एसएमई एंड स्टार्टअप्स होते हैं उनके भी ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग ये करते हैं। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट्स के फ्यूचर्स होते हैं उनको भी ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग करते हैं। एंड जो स्पॉट मार्केट्स होते हैं उनके उनमें भी जो ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग का पार्ट है वो बीएससी से होता है। एंड इसके अलावा अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेगमेंट में देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जो बुक बिल्डिंग सर्विसेज फॉर आईपीओ होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ऑफर टू बाई हो गया, ऑफर टू सेल हो गया, या फिर जो न्यू बॉन्ड प्लेटफॉर्म होते हैं या फिर जो इंश्योरेंस होता है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन ये लोग करते हैं। एंड इसके अलावा जो सर्विसेज टू कारपोरेट्स है, कारपोरेट्स को ये इक्विटी लिस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब उनको अगर अपनी कंपनी को लिस्ट कराना है तो उसकी सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा लिस्टिंग ऑफ डेप्ट सिक्योरिटी जो होता है उसको उसमें भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो ईटीएफ लिस्टिंग होता है वो भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड इसके अलावा जो कमर्शियल पेपर्स की लिस्टिंग होती है उसको भी ये वो सर्विस भी ये प्रोवाइड करते हैं कारपोरेट्स को। एंड इसके अलावा अगर आप अदर सर्विसेज देखते हैं तो डाटा फीड हो गया, इंडेक्स सर्विसेज हो गया, या जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्विसेज है वो भी ये प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों अगर आप इनका जो इक्विटी कैश में जो ट्रेडिंग होती है उसके परफॉर्मेंस देखें तो वो FY25 में टोटल उससे जो इनका एवरेज डेली टर्नओवर है वो ₹77,666 मिलियन रुपीज़ के आसपास इनका एवरेज डेली टर्नओवर था। और अगर उसको हाफ ईयरली FY25 में देखें तो जितना पूरे ईयर FY25 में था उससे ज़्यादा इन्होंने FY25 का जो हाफ ईयरली था उसमें इनका एवरेज डेली टर्नओवर है। मतलब उसमें कितना था, लगभग 77,666 मिलियन के आसपास था। और अभी इनका जो हाफ ईयर अभी बीता है इसमें लगभग 93,963 मिलियन रुपीज़ के आसपास है। सॉरी, इनका FY25 में हाफ ईयरली में था, लेकिन अगर अभी देखें हाफ ईयर FY26 में तो इनका लगभग 75,837 मिलियन रुपीज़ के आसपास है एवरेज डेली टर्नओवर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि पूरे FY25 में इन्होंने 77,666 मिलियन रुपीज़ इनका एवरेज डेली टर्नओवर हुआ करता था। और हाफ ईयर FY26 में आप देखें तो लगभग 76,000 मिलियन रुपीज़ का एवरेज डेली टर्नओवर इन्होंने अचीव कर लिया है। और जो इनका मेन रेवेन्यू का सोर्स है वो है ट्रांजैक्शन चार्जेज। तो ट्रांजैक्शन चार्जेज का जो इनकम है उसको अगर आप देखें तो पूरे ईयर FY25 में इनका लगभग 3,017 मिलियन रुपीज़ का ट्रांजैक्शन चार्जेज इन्होंने अर्न किया था। और अगर हाफ ईयर FY25 में देखें तो वो लगभग 1738 मिलियन रुपीज़ इन्होंने अर्न किया था, जो कि अभी अगर हाफ ईयर FY26 में देखें तो घट गया है, वो लगभग 1216 मिलियन रुपीज़ रह गया है। तो इसके पीछे रीजन्स हैं, उसके पीछे कई रीजन्स हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कई सारे नॉर्म्स चेंज किए हैं जो कि इन्वेस्टर के फेवर में किए हैं गवर्नमेंट ने। इसके अलावा जो F&O ट्रेडिंग है उसको गवर्नमेंट ने काफ़ी रिस्ट्रिक्ट किए हैं, कई सारे पैरामीटर्स को छेड़ा है, एक्सपायरी चेंज की है, जिसका जो इम्पैक्ट है वो NSE और BSE दोनों के बैलेंस शीट पर आपको दिखाई देगा। इनका जो रेवेन्यू है वो इस हाफ ईयर में लास्ट ईयर के हाफ ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा खराब परफॉर्मेंस दिखाया है। और दोस्तों जो इनका म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस है उसमें अगर देखें तो इनके पास टोटल 48 म्यूचुअल फंड्स कंपनीज है जो रजिस्टर्ड है। एंड उसमें अगर टोटल स्कीम्स आप देखते हैं कितनी स्कीम्स ये सेल करते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम, तो लगभग 14,858 स्कीम्स ये सेल करते हैं वहाँ से। एंड इसके अलावा जो इनके पास टोटल रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं वो 256 मिलियन के आसपास इनके पास टोटल रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं। एंड अगर आप इनका नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर देखते हैं तो लगभग 81,805 डिस्ट्रीब्यूटर्स इनके पास अवेलेबल हैं। एंड अगर आप इनके पास टोटल सिटीज़ या टाउन्स देखें जो ये कवर करते हो तो वो इंडिया में लगभग 721 सिटीज़ और टाउन्स को ये कवर करते हैं। और दोस्तों अगर इनका म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म वाले बिजनेस को देखते हैं तो लास्ट ईयर के हाफ ईयर के कंपैरिजन में इस साल के हाफ ईयरली अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखें तो 26% की ग्रोथ आई है इनके टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स में। और अगर आप इनके रेवेन्यू भी देखते हैं तो लास्ट ईयर के हाफ ईयर के कंपैरिजन में इस साल के हाफ ईयर में 23% की ग्रोथ आई है। और दोस्तों अगर आप इनका जो कारपोरेट को जो सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं उसका परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट ईयर के हाफ ईयर के कंपैरिजन में लगभग 20% की ग्रोथ आई है। एंड अगर आप इनका जो बुक बिल्डिंग एंड जो अदर सर्विसेज जो ये कारपोरेट्स को प्रोवाइड करते हैं उसमें अगर देखेंगे तो उसमें 4 से 5% की अप्रॉक्सीमेटली ग्रोथ आई है। तो वो उसका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन जो लिस्टिंग रिलेटेड इनकम है वो उसमें इनको लगभग 20% की ग्रोथ आई है। दोस्तों और जो ICCL वाला बिजनेस है, इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इनकी ही एक सब्सिडियरी है, होली ओन्ड सब्सिडियरी है जो कि 2007 में इस्टेब्लिश हुई थी। और ये जो जितने भी ट्रेडिंग होती है उसका क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के जो फंक्शंस होते हैं उसको अप्लाई करती है या उसको कंप्लीट करती है।
तो अगर आप आईसीसीएल वाली सर्विस देखते हैं तो उसमें कंटिन्यूसली ये लोग उसको रिफॉर्म कर रहे हैं, उसको अपग्रेड कर रहे हैं। जो रियल टाइम रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है इक्विटी और डेरिवेटिव्स के लिए, उसमें अपडेशन कर रहे हैं। एंड इसके अलावा जो ट्रेड पर सेकेंड पर मेंबर या पर क्लाइंट है उसको भी इन्होंने 9 टाइम्स इंप्रूव किया है। एंड इसके अलावा जो डेली ट्रेड कैपेसिटी है उसको इन्होंने बढ़ाया है। डेली ट्रेड कैपेसिटी पहले 2 करोड़ का था इक्विटी में, जिसको बढ़ा के इन्होंने 10 करोड़ तक ये लेके गए हैं। एंड इसके अलावा जो डेरिवेटिव था वो लगभग 4 करोड़ का डेली ट्रेड कैपेसिटी था इनका, जिसको बढ़ा के ये 9 करोड़ तक लेके गए हैं। एंड अगर आप इसकी क्वालिटी देखें तो इन्होंने इसकी क्वालिटी के ऊपर काफ़ी फोकस किया है, उसको इम्प्रूव करने के ऊपर ये काफ़ी काम कर रहे हैं। एंड इसके अलावा जो इनका अप्रोच है वो मेंबर सेंट्रिक अप्रोच है। मीन्स क्या है, मतलब क्या है कि कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है इनका। कस्टमर के ऊपर ज़्यादा फोकस करें कि उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड करें कि वो इनके प्लेटफॉर्म के साथ कंटिन्यूस अपना जो है काम करता रहे। तो उनके लिए नए नए मेंबर्स को ऐड कर रहे हैं अपने इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। इसके अलावा उनके लिए वेबिनार्स आयोजित कर रहे हैं, ऑपरेशंस ईज करने के लिए उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो ये अपने प्लेटफॉर्म को आईसीसीएल वाले जो प्लेटफॉर्म है उसको बेटर करने के लिए ये उठा रहे हैं। और अगर आप जो इनका बीएससी इंडेक्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड वाला सेगमेंट है उसको देखें, एक्चुअली क्या है कि इसका पहले नाम हुआ करता था एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि होली ओन्ड सब्सिडियरी है बीएससी लिमिटेड का। तो दोस्तों अगर आप बीएससी इंडेक्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड वाला सेगमेंट को देखें तो इसमें टोटल जो इंडाइसेस हैं उसको अगर कैटेगराइज करें तो जो ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस हैं वो लगभग 53 इंडाइसेस इनके ऊपर लिस्टेड हैं। इसके अलावा जो सेक्टोरल एंड इंडस्ट्री वाइज इंडाइसेस हैं वो लगभग 51 इंडाइसेस इनके पास लिस्टेड हैं। एंड अगर आप थीमेटिक इंडाइसेस देखें तो थीमेटिक में लगभग इनके पास 30 इंडाइसेस इनके पास हैं। एंड अगर आप स्ट्रैटेजी में देखें तो 45 इंडाइसेस इनके पास हैं। और अगर आप फिक्स्ड इनकम वाला इंडाइसेस देखें तो उसमें लगभग 2 इंडाइसेस इनके पास लिस्टेड हैं। तो अगर आप देखें तो इस तरीके से इनके पास टोटल लगभग 180 से ज़्यादा इंडाइसेस इनके पास लिस्टेड हैं। एंड अगर आप इनका टोटल एयूएम देखते हैं तो लगभग 11.12 लाख करोड़ का एयूएम इनके पास है। एंड अगर आप इनका पैसिव प्रोडक्ट देखें तो इनके पास लगभग 72 पैसिव प्रोडक्ट्स हैं। एंड उसमें लगभग 22 इंडाइसेस इनके पास लिस्टेड हैं। और अगर आप उसका एयूएम देखते हैं तो वो लगभग 2.5 लाख करोड़ एयूएम वहाँ पर ये मैनेज करते हैं। और अगर आप बीएससी लिमिटेड की जर्नी अब तक देखें तो सिंस इनके इंसेप्शन से ये अब तक नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के रूप में इनका जो इंसेप्शन हुआ था, इनमें ये इनका नाम पहले हुआ करता था। फिर इसके बाद ये 2011 तक इन्होंने अपना स्टार म्यूचुअल फंड वाला जो सेगमेंट है उसको लॉन्च किया। फिर 2012 से लेकर 2015 के बीच में इन्होंने अपना एसएमई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसके अलावा जो करेंसी डेरिवेटिव वाला प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किया। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट का डेरिवेटिव वाला प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किया। एंड देन ये फिर इन्होंने 2012 से 2015 के बीच में ही नया इन्होंने डेट सेगमेंट अपना लॉन्च किया। इसके अलावा ये इंडिया के फास्टेस्ट ये वर्ल्ड के फास्टेस्ट एक्सचेंज बने। एंड जिसमें इनकी स्पीड हुआ करती थी लगभग 6 माइक्रोसेकेंड पर ट्रांजैक्शन। एंड इसके अलावा 2016 से 2017 के बीच में इन्होंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वाला जो ट्रेडिंग फैसिलिटी है वो इन्होंने लॉन्च की। इसके अलावा बीएससी बॉन्ड इन्होंने लॉन्च किया जो इलेक्ट्रॉनिक बुक मैकेनिज्म हुआ करता है। एंड इसके अलावा इन्होंने अपना जो इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज IFSC को भी इन्होंने लॉन्च किया। एंड इसके अलावा ये फर्स्ट लिस्टेड एक्सचेंज हो गया, मीन्स इनकी लिस्टिंग हो गई बीएससी की इसके ऊपर एक्सचेंज के ऊपर। फिर अगर आप देखें 2018 से 2019 के बीच में इन्होंने कमोडिटी डेरिवेटिव को लॉन्च किया। इसके अलावा इन्होंने जॉइंट वेंचर किया इबिक्स के साथ, जिससे इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस को इन्होंने ये कर सकें। एंड इसके अलावा इन्होंने PTC के साथ जॉइंट वेंचर किया, ICICI बैंक के साथ जॉइंट वेंचर किया पावर एक्सचेंज सेटअप के लिए। एंड इसके अलावा इन्होंने स्टार म्यूचुअल फंड मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। एंड 2020 से 2023 के बीच में अगर आप देखें तो इन्होंने बीटा लॉन्च किया जो आपका BSE एबिक्स इंश्योरेंस सर्विस है उसके लिए। एंड इसके अलावा इन्होंने कमोडिटी के ऑप्शंस भी लॉन्च किए। फिर इन्होंने BSE एग्रीकल्चरल मार्केट्स का भी को भी इन्होंने लॉन्च किया। एंड इसी ड्यूरेशन में इन्होंने अपना जो पावर ट्रेडिंग बाय HPX है उसका कमेंसमेंट किया। एंड इसके अलावा EGR को लॉन्च किया। और 2023 के बाद इन्होंने अगर आप देखें तो 2023 से 2025 के बीच में इन्होंने क्या क्या चेंज किया, इन्होंने क्या किया कि T+1 सेटलमेंट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा जो इक्विटी डेरिवेटिव है उसको रीलॉन्च किया इन्होंने 15 मई 2023 को। इसके अलावा जो बैंक का एक्सपायरी होता है उसको मंडे को इन्होंने कर दिया, 16 अक्टूबर 2023 इन्होंने कर दिया। एंड इसके अलावा जो सिंगल स्टॉक डेरिवेटिव होता है उनका सेकेंड थर्सडे को इन्होंने एक्सपायरी करना शुरू कर दिया, मंथ के सेकेंड थर्सडे को। इसके अलावा
इन्होंने जो AIPL है उसके 50% स्टेक एक्विजिशन कर लिया, जिससे कि वो इनकी होली ओन्ड सब्सिडियरी बन गई। एंड इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने BSC कॉइन अनवील किया, लोगो अनवील किया, इंडेक्स कमेंट जो कमोरेटिंग है वो किया। एंड इसके अलावा देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे इम्प्रूवमेंट के काम गवर्नमेंट ने किए हैं या BSC ने किए, BSC ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर किए हैं, जो कि हमारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके फेवर में हैं। अब दोस्तों अब हम इनका थोड़ा सा फाइनेंशियल ओवरव्यू देखते हैं। तो हाफ ईयरली, इस साल का जो हाफ ईयरली रिजल्ट आया है उसको हम लास्ट ईयर के हाफ ईयर से कंपेयर करेंगे। तो आप अगर वहाँ पर देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि इनका जो रेवेन्यू है वो इनका रेवेन्यू 50% ग्रो हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर हाफ ईयर, इस साल अगर हाफ ईयर में देखें तो। और जो इनका नेट प्रॉफिट है उसमें लगभग 70% की ग्रोथ आई है। और अगर आप इनका कंसोलिडेटेड EBITDA देखते हैं मिलियन में, तो उसमें भी लगभग आपको दिखेगा कि 70% की ग्रोथ है। जो 8,085 मिलियन हुआ करता था लास्ट ईयर के हाफ ईयर में, वो भी बढ़कर के 14,634 मिलियन हो गया है इस साल के हाफ ईयर में। और अगर आप इनका नेटवर्थ देखते हैं तो नेटवर्थ में भी लगभग 45% की ग्रोथ है। जो नेटवर्थ इनका लगभग 37,078 मिलियन का हुआ करता था लास्ट ईयर के हाफ ईयर में, वो अभी बढ़कर के 52,108 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटली हो चुका है। और अगर आप इनका डिविडेंड देखें तो डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर रहे हैं। लास्ट ईयर में इन्होंने 2023-24 में इन्होंने लगभग 15 रुपीज़ का डिविडेंड पे किया था, और 2024-25 में अगर आप देखें तो इन्होंने 23 रुपीज़ का डिविडेंड पे किया है। और दोस्तों अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा है। आपको इनमें कोई भी प्रमोटर होल्डिंग नहीं देखने को मिलेगी। उसके पीछे रीजन्स हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि गवर्नमेंट के कुछ नियम है कि जो ये BSC जैसा बिजनेस है, ये बिजनेस काफ़ी ऐसा बिजनेस है जिसमें काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्टर्स का फंसा रहता है, या जो ट्रेडर हैं या जो बड़े बड़े कारपोरेट्स हैं उनका काफ़ी सारा पैसा रहता है। तो ऐसे बिजनेसेज में किसी भी व्यक्ति की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति की पावर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कल को वो मैनिपुलेट करेगा तो काफ़ी सारा हमारी इकोनॉमी को काफ़ी सारा लॉस हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कोई भी जो इसमें शेयर होल्डर है उसके पास 50% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग नहीं हो सकती। इसीलिए आप देखेंगे किसी के पास भी 50% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग नहीं है। एंड किसी भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास 50% नहीं, 15%, मतलब 15%। किसी भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास 15% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं हो सकती है। इसीलिए आप देखिए कि जो इसमें सबसे बड़ा पब्लिक जो शेयर होल्डर है वो पब्लिक है। पब्लिक के पास लगभग 41% की शेयर होल्डिंग है। उसमें भी सब इंडिविजुअल अलग अलग शेयर होल्डर्स हैं। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास 15% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग नहीं है। इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग मेंबर्स देखें तो उनके पास 8.6% की शेयर होल्डिंग है। एंड इसके अलावा अगर आप QIB देखें तो उनके पास 10.2% की शेयर होल्डिंग है। बॉडी कॉर्पोरेट्स के पास लगभग 7.6% की शेयर होल्डिंग्स है। एंड जो FPI और NRI है उनके पास कुल मिला के लगभग 21% की शेयर होल्डिंग है। तो वहाँ भी किसी पर्टिकुलर एक शेयर होल्डर के पास 15% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग नहीं है। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स को देखें तो उनके पास टोटल मिला के 9% की शेयर होल्डिंग है। एंड इसके अलावा अगर आप AIF को देखते हो तो उनके पास 0.5% की शेयर होल्डिंग है टोटल मिला करके। अदर्स के पास 2.2% की शेयर होल्डिंग है। तो इसीलिए दोस्तों आपको प्रमोटर कोई नहीं दिख रहा है आपको, तो प्रमोटर न देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये शेयर होल्डिंग बिल्कुल बढ़िया है और ऐसे ही होने चाहिए। और अगर आप इसमें देखें कि इनके टॉप 10 शेयर होल्डर्स कौन से हैं, तो आप इसमें भी यहाँ पर देख सकते हैं कि LIC इनका टॉप का शेयर होल्डर है, जिसके पास लगभग 5.5% की शेयर होल्डिंग है। इसके अलावा एक सिद्धार्थ बालचंद्रन है, उनके पास 3% की शेयर होल्डिंग है। फिर निप्पन लाइफ इंडिया है जिनके पास लगभग 1.5% की शेयर होल्डिंग है। इन्वेस्को इंडिया के पास 1.5% की है। कोटक AMC के पास लगभग 1.4% है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के पास लगभग 1.4% की शेयर होल्डिंग है। HDFC के पास लगभग 1.19% की शेयर होल्डिंग है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि किसी भी शेयर होल्डर के पास 15% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग नहीं है। मीन्स सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है? LIC है। LIC के पास लगभग 5.5% की शेयर होल्डिंग है। तो दोस्तों ये था इनका टोटल बिजनेस जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई कंपनी के एनालिसिस के साथ। थैंक यू।